तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको, स्मॉल साइज का बैच होता है। दूसरा पॉइंट हमारा रेगुलर टेस्ट होता है। और थर्ड, रेगुलर टेस्ट के बाद जो लगता है हमें बच्चा वीक है उसके लिए हम स्पेशल क्लासेस वगैरह लगाते हैं। पेरेंट्स भी यही कन्फ्यूजन में होते हैं। 10th बच्चा करता है तो वो सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा अभी 10th किया है, 11th 12th में कैसे वो नीट जेई के कोचिंग को भी मैनेज करेगा और कैसे स्कूल को भी मैनेज करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं वो स्कूल में ही फेल हो जाएगा, ऐसा वो सोचते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, मैं उन पेरेंट्स को भी बता देना चाहता हूँ, उन बच्चों को भी बता देना चाहता हूँ कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट और जेई में बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के आ रहे हैं। मतलब अगर आपने स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे से कर ली, एनसीईआरटी को भी अगर आपने लाइन बाय लाइन कमांड कर लिया, उनके एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, बस आपको एनसीईआरटी कमांड कर लेना है। और PYQ जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। पहले ऐसे बच्चे जो 12th पास आउट हैं, ड्रॉपर नीट और जेई बैच में है, तो चूँकि वो पास आउट है, स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो उनके लिए हमने डे टाइम में बैचेज किए हुए हैं। लाइक 10 to 1 PM हमारा पहला IIT की तैयारी कर रहा है ना, तो उनको बढ़िया से एग्जाम्पल दीजिए कि भाई सुंदर पिचाई भी आपके तरह ही किसी गरीब घर का बच्चा था, है ना। मेहनत किया, IIT खड़गपुर से उन्होंने BTech की, उसके बाद फिर स्कॉलरशिप पे वो गए हैं MIT पढ़ने, है ना। आई थिंक उसके बाद हार्वर्ड भी गए हैं पढ़ने, और आज गूगल के CEO हैं। लगभग 345 करोड़ का उनका पैकेज है ना। तो आप भी कर सकते हो। जब उन्होंने किया, जब वो एक छोटे से गांव से निकल करके IIT खड़गपुर पहुंचे, IIT खड़गपुर के बाद वो MIT पहुंचे और उसके बाद उस लेवल तक पहुंचे, तो आप भी पहुंच सकते हो। तो लार्ज साइज का बैच होता है, एक बैच में उन्होंने 100 बच्चे डाले हुए हैं, 80 बच्चे डाले हुए हैं। तो हमने देखा कि इससे रिजल्ट नहीं आता है, वीक बच्चे जो है वीक ही रह जाते हैं। तो सिलेक्शन रेशियो काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर नीट की बात करें तो 40 स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, जिनमें से 5 के आसपास रिजल्ट आप अभी वीडियो में लगाना भी मैं आपको दूंगा। हर साल 5 से 6 बच्चे हमारे गवर्नमेंट MBBS में जाते हैं और 5 to 6 स्टूडेंट गवर्नमेंट BAMS BDS इन सब में जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट में 10 से 11 बच्चे चले गए हमारे आउट ऑफ 40। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ग्रेटर नोएडा या दिल्ली NCR में ही सिलेक्शन रेशियो सबसे बढ़िया है हमारा। बस अगर नीट में या जेई में 60 बच्चे हैं तो हमने इनको 20-20 के 3 बैच बनाए, छोटे छोटे बैच बना करके करवाना शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं जूही पंडित, आप देख रहे हैं सच इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के लक्ष्य क्लासेस में और मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्य क्लासेस के डायरेक्टर रवि रंजन सिंह। सर, आप अपने बारे में और इस कोचिंग सेंटर से जुड़ी तमाम जानकारी बताएं हमारे दर्शकों को। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई हमारे इंस्टीट्यूट में। तो मेरा नाम, जैसा कि मैम ने बताया, रवि रंजन सिंह है और मैंने 2014 में पहले BTech इंजीनियरिंग किया हुआ है। उसके बाद 2014 के बाद 1 ईयर हमने LN इंस्टीट्यूट में काम किया था, वहीं चंडीगढ़ सेंटर पे। उसके बाद मेरा ग्रेटर नोएडा आना हुआ और ग्रेटर नोएडा में हमने 2015 से ये मेडिकल IIT 11th-12th की कोचिंग मतलब चला रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अब आपने बताया कि क्या फैसिलिटीज होती है ना। तो होता क्या है मैम, बड़े बड़े जो ब्रांड कोचिंग है वहाँ पे लार्ज साइज का बैच होता है। एक बैच में उन्होंने 100 बच्चे डाले हुए हैं, 80 बच्चे डाले हुए हैं। तो हमने देखा कि इससे रिजल्ट नहीं आता है, वीक बच्चे जो है वीक ही रह जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सपोज हमारे पास अगर नीट में या जेई में 60 बच्चे हैं तो हमने इनको 20-20 के 3 बैच बनाए, छोटे छोटे बैच बना करके करवाना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि बच्चों के पर्सनल डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर हो पाते हैं, वो खुल के पूछ पाते हैं अपने डाउट्स वगैरह को। और लार्ज साइज के बैच में वो डर जाते हैं, वो पूछ ही नहीं पाते। छोटे छोटे कॉमन मिस्टेक को जाए, लाइक पावर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है उनको, इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, रूट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पूछते नहीं है। लेकिन अगर बैच साइज छोटा हो, 20 बच्चों का बैच हो, तो वो पूछते हैं खुल करके, है ना। और जब तक उनके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहला कि हमारा स्मॉल साइज का बैच होता है। जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की गई है। और वीक बच्चा कैसे पता लगता है, तो जो हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में जिनके कम नंबर आ रहे हैं मतलब वो वीक है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो हमने डाउट सॉल्विंग के लिए, है ना, अलग से क्लासेज उनको दे दी वीक बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी वैन फैसिलिटी भी यहाँ आसपास के सेक्टरों से हम लोग दे रहे हैं, जो अल्फा बीटा गामा ये जो सेक्टर है इनसे हमने वैन फैसिलिटी भी दी हुई है। ठीक है, ओके। सर, मैं जानना चाहूँगी कि बच्चों का शेड्यूल क्या है यहाँ पर, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग कितने बजे तक और कितने शेड्यूल में होता है क्लासेस। मतलब आप क्लास शेड्यूल के बारे में जानना चाहती हैं। देखिए मैम, जो बच्चे हमारे पास नीट जेई की तैयारी करते हैं और 11th-12th में होते हैं, मीन्स स्कूल जा रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स वो जब स्कूल जा रहे हैं डे टाइम में तो वो आएंगे हमारे पास इवनिंग में 4 to 7 PM पे। 3 डेज 11th वालों की क्लास होती है और 3 डेज 12th वालों की। ठीक है, ऐसे बच्चे जो 12th पास आउट हैं, ड्रॉपर नीट और जेई बैच में है, तो चूँकि वो पास आउट है, स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो उनके लिए हमने डे टाइम में बैचेज किए हुए हैं। लाइक 10 to 1 PM हमारा पहला बैच चलता है और 1 to 4 PM दूसरा बैच चलता है ना। तो ड्रॉपर बच्चे हमारे पास डे टाइम में आ जाते हैं और जो स्कूल अटेंडिंग बच्चे हैं वो हमारे पास इवनिंग 4 to 7 PM में आता है।
जी। ओके सर, जो अभी मतलब बच्चे हैं 11th और 12th में, तो आप लोग उन लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं? क्योंकि जो ड्रॉपर होते हैं तो उनको तो बस मतलब पूरा उनका फोकस होता है कि हाँ उनको प्रिपरेशन करना है, लेकिन जो 11th 12th के होते हैं उनको अपनी स्कूलिंग भी देखनी होती है और कोचिंग भी देखना होता है, तो फिर आप लोग कैसे इन दोनों चीज़ों को मैनेज कराते हैं? जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये थी कि काफ़ी ज़्यादा भास्ट सिलेबस था जेई का या नीट का। अब ये एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बढ़िया से कर लिया, स्कूल लेवल की भी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एकदम ना घबराएं कि स्कूल का सिलेबस अलग होता है, नीट जेई का अलग होता है। आप स्कूल के साथ मतलब 3 स्टेप में पढ़े। सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़ लिया, सपोज कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो हम लोग भी करवाते हैं, पहले थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, देन हम उनको स्कूल लेवल की चीज़ें बता देंगे, लाइक स्कूल के डेरिवेशंस कैसे आएंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 मार्क्स वाले कैसे आएंगे, 5 मार्क्स वाले कैसे आएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होता है न्यूमेरिकल कैसे आएंगे स्कूल के, ये सेकंड लेवल में हो गया। और थर्ड लेवल में हम एमसीक्यू करवा देंगे उनको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे उनके नीट और जेई के हो जाएंगे। और इवन सीबीएसई बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन आजकल एसर्शन रीजन के और एमसीक्यू टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल या गार्जियन बिल्कुल ये ना सोचे कि नीट जेई का पढ़ाई बहुत भास्ट होता है, सिंपल एनसीईआरटी लेवल का होता है, स्कूल लेवल का होता है। इस जो बच्चे 11th 12th में होते हैं उनको हम स्कूल पे फोकस रखते हुए 3 लेवल की स्टडी देते हैं। पहला थ्योरी और कॉन्सेप्ट, दूसरा स्कूल लेवल के न्यूमेरिकल डेरिवेशन, और थर्ड में उसको जेई और नीट लेवल के एमसीक्यू। जी सर, मैं एक सवाल पूछना ये चाहूँगी कि पेरेंट्स और स्टूडेंट लक्ष्य क्लासेस को ही प्रेफर क्यों करें? क्या स्पेशलिटी है आपकी क्लासेस की? बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब मैं कहीं और किसी और कोचिंग में था, बड़े बड़े कोचिंग में था, तो मैंने देखा कि लार्ज साइज़ के बैचेज हैं वहाँ पे। मतलब एक बैच में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 80 बच्चे बैठे हुए हैं। जो वीक बच्चे हैं वो आ तो गए हैं नाम पे कि यहाँ से रिजल्ट आएगा, लेकिन वो कुछ अपना पूछ ही नहीं पा रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बस उनको क्लियर बता दिया कि फलाने इंस्टीट्यूट से बच्चे ने टॉपर किया है ना। अब वो ये नहीं देखा कि जो बच्चे ने टॉप किया हो सकता है वो पहले भी 90% वाला बच्चा रहा हो, है ना, पहले 95 वाला रहा हो, खुद वो 60% वाला बच्चा है, लेकिन आ गया पढ़ने कहाँ पे, जहाँ पे 95 वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, टीचर जो है सामने 95% वाले बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर तो उनके लेवल से पढ़ाएगा, क्योंकि अगर नीचे लेवल पढ़ाना शुरू करेगा तो 95% वाला भाग जाएगा, है ना। तो हमने कहा इसका एक उपाय है कि आप बैच को अलग अलग बांटो, है ना, मतलब 95 80 वाले को अलग करो और जो 70 वाले हैं 60 वाले हैं उनको अलग रखो, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे साइज बैच बना करके और जो जिस लेवल का है उसी लेवल से पढ़ाते पढ़ाते उसको ऊपर लेवल तक जाओ, ठीक है। तो पहले तो हमने यही बताया आपको कि हमने स्मॉल साइज के बैचेज बांटे हुए हैं परसेंटेज के बेसिस पे। जो ज़्यादा परसेंटेज वाला है उसका अलग है, जो मीडियम परसेंटेज वाला है उसका अलग किया हुआ है। पहला स्मॉल साइज का बैच है ना। रेगुलर टेस्ट बहुत सारे कोचिंग वाले कराते होंगे, लेकिन हम लोग भी रेगुलर टेस्ट लेते हैं। और रेगुलर टेस्ट के बाद जो हमारा यूनिक है कि हम उसके बाद जो बच्चे मुझे लगता है वीक है उसके लिए अलग से डाउट क्लासेज वगैरह, एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक यूनिक है। बाकी वैन फैसिलिटी भी दे रहे हैं हम लोग। और सिलेक्शन रेशियो ऐसा करने से, मतलब एक्स्ट्रा डाउट क्लास देने से, वीक बच्चों को अलग से क्लास देने से, स्मॉल बैच के साइज रखने के कारण हमारा सिलेक्शन रेशियो काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर नीट की बात करें तो 40 स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, जिनमें से 5 के आसपास रिजल्ट आप अभी वीडियो में लगाना भी मैं आपको दूंगा। हर साल 5 से 6 बच्चे हमारे गवर्नमेंट MBBS में जाते हैं और 5 to 6 स्टूडेंट गवर्नमेंट BAMS BDS इन सब में जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट में 10 से 11 बच्चे चले गए हमारे आउट ऑफ 40। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ग्रेटर नोएडा या दिल्ली NCR में ही सिलेक्शन रेशियो सबसे बढ़िया है हमारा। जी सर, जैसे अभी जो है सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या नहीं सीख सकते हैं, तो अभी जो बच्चों की तैयारी का जो तरीका है वो बदल चुका है, तो आप इसमें सोशल मीडिया के कंट्रीब्यूशन को कितना देखते हैं? जी देखिए, साइंस जो है ना ये एक मतलब आपके लिए एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है, कर्ज भी है। इसका आप यूज कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अब एक बम बनाया गया पहाड़ों को तोड़ने के लिए कि ताकि पहाड़ों को तोड़ के वहाँ रोड बना सके, और अगर उस बम को आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में पटक दें तो वो काफ़ी कुछ तबाही मचा सकता है। तो सेम ये साइंस का ही पार्ट है। मतलब साइंस ने इवोल्यूशन करके विभिन्न चीज़ों की डिस्कवरी की और यहाँ तक पहुँचा। तो सोशल मीडिया जो आप साइट बता रहे हैं, लाइक यूट्यूब है ना, या फेसबुक ही है, इंस्टाग्राम है, तो अगर आप थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, लाइक आपने दिन भर में 10 मिनट चला लिए, अपने फ्रेंड से मैसेज कर लिया, अपने असाइनमेंट मंगवा लिए, नोट्स भेज दिए, या पापा मम्मी से बात कर लिया अगर आप दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ तक के लिए ठीक है। लेकिन आप अगर एडिक्टेड हो गए, लाइक वहीं आप रील्स देखना शुरू किया और 1-2 घंटे लगातार रील्स ही देखे जा रहे हैं, तो उसमें आपका अगर आप 1-1 घंटे भी वेस्ट कर रहे हैं तो महीने में आपने 30 घंटे वेस्ट कर दिया, और 10 महीने में 300 घंटे वेस्ट कर दिया। और 300 घंटे में आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन वहीं अगर आप ये करते हैं कि आप यूट्यूब के थ्रू जो आपको ऑफलाइन क्लासेज में नहीं समझ में आई, सपोज कोई टॉपिक है आपका, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या कुछ भी, तो आपने उसको टॉपिक की जगह पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो वो आपके लिए फिर वरदान है।
लेकिन आपने उस टाइम पे आपने रील्स देख लिए, अपने दोस्तों से चैटिंग कर ली, तो फिर आपके लिए अभिशाप है वो। तो आप उसका यूज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है ना, कि सोशल मीडिया का यूज या फेसबुक या यूट्यूब। मैं तो अच्छे देखता हूँ कि अभी जो कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नीडी बच्चे जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, वो ऑनलाइन से पढ़ के भी अच्छा कर रहे हैं, है ना। लेकिन यही है कि ऑनलाइन में आपका डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है कि भाई अब अगर मैं आया हूँ यूट्यूब पे पढ़ने तो यहीं पढ़ूंगा, ये नहीं कि यूट्यूब पढ़ रहा हूँ साइड से कोई ऐड आया किसी का और ऐड देख करके वहाँ गाना सुनने चले गए। तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा टाइम बना करके। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि टीचर का डर होता है कि आज अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कल टीचर सुनेगा तो मैं बताऊंगा कैसे, है ना। परसों टेस्ट होना है, वो टेस्ट कैसे करूंगा मैं। उसके बाद पीटीएम रेगुलर वो पेरेंट्स टीचर मीट होना है, टीचर वहाँ पे हमारी बुराई करेंगे, हमारे बारे में बताएंगे, है ना। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा ये सब डर नहीं रहता है, डिसिप्लिन नहीं रह पाता है लाइफ कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, थोड़ी से घूम आते हैं, मॉल चले जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये दिक्कत है ऑनलाइन में, डिसिप्लिन नहीं रह पाता। और दूसरा ये है कि डाउट अगर उसी टाइम आया तो आप उसी टाइम नहीं पूछ पाओगे, बाद में आप भेजोगे कि भैया इतने मिनट पे हमारा डाउट था, है ना, इस वीडियो के इतने मिनट पे डाउट था, वो क्लियर करवाइए। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऑनलाइन मैं मानता हूँ कि उनके लिए बेहतर है जो 1 साल 2 साल पहले ऑलरेडी कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर चुके हैं। अब उनको बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि भाई अब हमें बस प्रैक्टिस करना है, हम सब कुछ समझे हुए हैं, बस टीचर फटाफट बोर्ड पे करवाता रहे क्वेश्चन और मैं यहाँ करता रहूँ, तो उनके लिए ऑनलाइन ठीक है। लेकिन जो बच्चे जस्ट अभी 10th पास किए हैं, 11th 12th में है, बिल्कुल ऑनलाइन में टाइम वेस्ट ना करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। मैं तो वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाता हूँ। जो बच्चे 12th ड्रॉपर हैं, 1 साल 2 साल कहीं कोचिंग कर चुके हैं नीट या जेई की, अब उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सा से रह रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। लक्ष्य क्लासेस का क्या वो है स्टैंडर्ड है कि मतलब यहाँ के कितने स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है? जी मैम, जैसे मैंने बताया आपको कि लास्ट ईयर हमारे पास 40 स्टूडेंट्स नीट में थे, तो 40 में से हमारे 6 स्टूडेंट गवर्नमेंट MBBS में गए हैं और लगभग 6 to 7 स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट BA में से BDS में गए हैं। तो आउट ऑफ 40 हम कह सकते हैं कि 11-12 सिलेक्शन हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में रहा है। सेम IIT की बात करें तो वहाँ भी हमने 4 सिलेक्शन JEE एडवांस में दिए थे और लगभग 8 सिलेक्शन जो हमारा था JEE मेन में था, आउट ऑफ 30 to 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिलेक्शन रेशियो जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो 9 लाख बच्चे बैठते हैं IIT में, है ना, और लगभग 9,000 के आसपास या मान लीजिए थोड़े से और ज़्यादा 10-11 हज़ार के आसपास सीट रहता है, तो 1% का रेशियो होता है। मेडिकल में आप देखेंगे 25 लाख बच्चे, लगभग 22 लाख बच्चे बैठते हैं और अच्छी सीटें लगभग वही 22,000 है, 25,000 मान लीजिए, तो 1% का रेशियो रहता है। तो हमने तो लगभग फिर भी 10% मेंटेन किया हुआ है कि 40 में अगर 4 निकाल दिए तो हमने 10% का मेंटेन किया हुआ है। जी सर, प्रिपरेशन के दौरान जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम खुद को ही देते हैं, प्रिपरेशन को देते हैं और अपनी वो फैमिली से भी दूर चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अंदर से डीमोटिवेट भी होते रहते हैं। तो आप लोग उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने डीमोटिवेट जब वो होते हैं तो आप अपने आप को कैसे एक्टिव करें, सोशल भी रहें और अपने एजुकेशन को भी प्रॉपर टाइम दें? देखिए, मैं जो महसूस करता हूँ डीमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है जब आप क्लास में टेस्ट लेंगे ना, जब उनके मार्क्स नहीं आते हैं तब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या एग्ज़ाम पहली बार वो तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। अभी तक उन्होंने बोर्ड लेवल के पढ़े होते हैं, 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, अब अचानक उनको नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। नीट वगैरह में 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब नंबर नहीं आ रहे होते हैं तो ये डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डीमोटिवेट हुए बच्चों को हम लोग मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लाइक मतलब आप अगर पर्सनली उसको सेशन लेंगे और उनको बताएंगे इसी फील्ड के, जैसे सपोज जो IIT की तैयारी कर रहा है ना, तो उनको बढ़िया से एग्जांपल दीजिए कि भाई सुंदर पिचाई भी आपके तरह ही किसी गरीब घर का बच्चा था, है ना, मेहनत किया, IIT खड़गपुर से उन्होंने BTech की, उसके बाद फिर स्कॉलरशिप पे वो गए हैं MIT पढ़ने, है ना, आई थिंक उसके बाद हार्वर्ड भी गए हैं पढ़ने, और आज गूगल के CEO हैं, लगभग 345 करोड़ का उनका पैकेज है ना। तो आप भी कर सकते हो, जब उन्होंने किया, जब वो एक छोटे से गांव से निकल करके IIT खड़गपुर पहुंचे, IIT खड़गपुर के बाद वो MIT पहुंचे और उसके बाद उस लेवल तक पहुंचे, तो आप भी पहुंच सकते हो, आप में भी वो कैपेबिलिटी है ना। आप भी वैसे ही उतनी महंगी कार, उतनी महंगे घर पे रह सकते हो, है ना। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो हाँ, ये आप मानते हैं कि 21 लाख बच्चे बैठेंगे और उसमें से 21,000-22,000 का सिलेक्शन होगा, इसका मतलब नहीं कि बाकी डंप है, बाकी भी कुछ ना कुछ करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपना काम करते जाना है ना। जब मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ठीक है। लेबर नेवर गोज इन वेन, कभी भी आपका किया गया मेहनत बेकार नहीं जाता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड की हैं तो उनको टॉप डॉक्टर के बारे में बताइए कि देखो आप ही की तरह आज से 20 साल 30 साल पहले, है ना, जो MBBS किए हैं वो आज अपोलो हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, है ना, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं,
ठीक है। तो वो सब डॉक्टर ही हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में देखेंगे कैलाश हॉस्पिटल का इतना बड़ा चेन है ना, वो भी एक डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, जो भी सांसद भी हैं। कैलाश हॉस्पिटल उन्होंने 10-15 ब्रांच खोली हुई है, देहरादून, नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, हर जगह। तो आज से 30 साल पहले तो वो भी आपकी तरह ऐसे ही स्टार्टिंग में कोई डॉक्टर ही रहे होंगे, जो बेसिक उनको भी ये फेज देखना पड़ा होगा, उन्होंने भी कहीं कोचिंग लिया होगा, उनके भी टेस्ट में कम नंबर आए होंगे, उनको भी 1-2 साल तैयारी करना पड़ा होगा, फिर मार्केट में आकर के स्ट्रगलिंग करना पड़ा होगा। शुरू में कहीं पे छोटा सा ऑफिस लेकर के 2-4-5% आए होंगे, धीरे धीरे 10% आए होंगे, 100% आए होंगे, ऐसा करना पड़ा होगा उनको। तो इस फेज से सबको गुजरना होता है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी एक दिन झंडागार हो गए, ठीक है। सर जैसे बच्चों का जब रिज़ल्ट आता है और उनकी कोई रैंक नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक पेरेंट्स जो होते हैं उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो उनको मोटिवेट करें, ना कि उनको मतलब डांटे या फिर उनको डिमोटिवेट करे, या फिर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मदर फादर जो होते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं, और बच्चे जब उस एक्सपेक्टेशन पर नहीं खड़े उतरते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्लैश होता है। तो आप क्या कहेंगे, मतलब पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब 21 लाख बच्चे अगर बैठे हैं नीट में, है ना, तो उसमें से 25,000 का होना है, बाकी को तो नहीं होना है ना। सब मिला के प्राइवेट वगैरह मिला के भी 1 लाख बच्चों का होना है, बाकी 20 लाख बच्चों को नहीं होना है। गार्जियन को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि जिनका मेडिकल में नहीं हुआ वो आगे फिर कुछ नहीं करेंगे, वो डंप है। अभी मैंने बताया आपको, है ना। ऐसा नहीं कि जिनका IIT में नहीं हुआ आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका IIT नहीं हुआ, सत्य नाडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO रह चुके हैं, वो IITian नहीं है, फिर भी इस लेवल पे गए हैं वो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन IITian है। पेटीएम के जो चेयरमैन है विजय शेखर जी, है ना, वो IITian नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी पेटीएम रन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप IIT नहीं निकले तो आगे कुछ नहीं हो सकता है ना। नॉन IITian भी बहुत कुछ करते हैं। हाँ, IIT एक रास्ता है जिस पे चल करके आप बहुत टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं, कि नॉन IITian, है ना, अभी देखा होगा आपने फिजिक्स वाला PW चल रहा है ना, अलक पांडे, नॉन IITian, IIT से नहीं है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, 1000 करोड़ की कंपनी है उनकी, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप IIT नहीं निकालेंगे, आप मेडिकल नहीं निकालेंगे, तो ये भी, उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, है ना। उस टाइम आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि चलो एक चांस और देख लो, नहीं होगा तो फिर भी आगे बढ़ते रहो आप। आगे दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, है ना। लोग मास कॉम में आप देखे होंगे, आप लोग मीडिया फील्ड में हैं, काफ़ी लोग, है ना, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग बन रहे हैं, है ना। तो काफ़ी नेम फेम पूरे इंडिया में उनको पहचानता है, दैन के जितना IITian को नहीं पहचानता होगा। कितने IITian हैं जो अंजना ओम कश्यप की तरह फेमस है ना। तो आप किसी भी फील्ड में जा करके, आप मीडिया में जा करके फेमस हो सकते हैं, है ना। आप आर्ट्स का फील्ड है ना, आर्ट्स के स्टूडेंट होकर के भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यही चीज़ है। सर अगर इस इंस्टीट्यूट को कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस इंस्टीट्यूट तक? मैम हमारा जो है ये ग्रेटर नोएडा के अल्फ़ा 1 कॉमर्शियल बेल्ट ओम टावर, जिसमें डोमिनोज भी है, उसी में 3rd फ्लोर पे है ये। परी चौक से 1/2 किलोमीटर है ये, जो नियर बाय लोकेशन, टॉप लोकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। जगत फार्म से ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा, परी चौक से 0.5 किलोमीटर के आसपास। और मेट्रो की कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट नियर बाय मेट्रो स्टेशन अल्फ़ा 1 है। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो ग्रेटर नोएडा के सारे सेक्टर, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, जीटा, इन सब से तो है ही, ओमिक्रॉन, इन सब से तो है ही, WHO, सीनियर सिटीजन। साथ ही जो नोएडा की जो मेट्रो के रूट है, लाइक सेक्टर 150, है ना, एडवांस तक के बच्चे आते हैं, जो एडवांस वगैरह हैं, सेक्टर 150, 148 की तरफ। इधर नोएडा एक्सटेंशन से भी हमारे पास SCT तक के बच्चे आ रहे हैं, SCT है। उसके बाद वहाँ पे गौर, आई थिंक वो है गौर सिटी से ही बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, गौर सिटी के बच्चे हैं। सुपर टेक इको विलेज जो है वहाँ के भी बच्चे हैं हमारे पास। तो इन सब लोकेलिटी से हमारे पास बच्चे आते हैं। वैन फैसिलिटी भी हमने लगाया हुआ है आसपास के सेक्टरों से जी। तो बहुत अच्छा लगा आप आए, है ना। थैंक यू सो मच, आपने एफर्ट लगाया और लोगों को हमारे बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।